बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे अपने अहले खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला ताहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तहरीक इंसाफ से बड़े इस्तीफ़े और बड़ी शख्सियत तहरीक इंसाफ में शामिल और फैज़ हमीद के मतलब हामिद मीर का बड़ा इंकशाफ, उन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले अपनी बात का आगाज़ करते हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के मतलब। अब फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी के मुकम्मल जो सब पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया तक मुकम्मल ये तफसीलात पहुँच चुकी हैं कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और केस क्या था, टॉप सिटी, उसके मतलब भी पूरी दुनिया पे ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब तरह तरह की ख़बरें उनके मतलब आ रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। हर एक तजिया नगार अपने तजिए अपनी अक्ल के मुताबिक तजिए पेश कर रहे हैं। तो हामिद मीर साहब ने जियो के प्रोग्राम में उनको लिया गया तो उनसे सवाल हुआ कि फैज़ हमीद साहब के मतलब आप भी बहुत कुछ जानते हैं, आप इसके मतलब क्या नाजरीन को बताएंगे। तो हामिद मीर साहब ने सबसे पहले जो आगाज़ किया इस बात से किया कि जितने भी ताकतवर शख्सियात हैं, जितने भी बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको फैज़ हमीद की तरफ जो उनके मौजूदा हालात हैं, जो उनकी मौजूदा पोजीशन है, उसको देखते हुए इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है। वो किसी भी वक्त ये ओहदे, ये कुर्सियाँ, ये मनसब, ये ताकत आपसे छीन सकती है। तो देखें, फैज़ हमीद के मतलब हामिद मीर साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि फ़ैज़ हमीद का शुमार पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियात में शामिल होता था 4 साल कबल। फिर आज अगर देखें उनकी गिरफ़्तारी जैसे हुई है, अब वो अपना गिरफ़्तार हैं, बंद हैं, फ़ौज की तहवील में हैं। हामिद मीर साहब ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जब DGISI थे उस वक्त मुझ पे भी पाबंदी थी। मुख्तलिफ़ चैनल्स जब प्रोग्राम चल रहे होते तो एक फ़ोन कॉल आती थी, प्रोग्राम वहीं पे रुक जाते थे, चैनल वहीं पे रोक दिए जाते थे। मुझ पे भी पाबंदी थी, लेकिन उन्होंने कहा 2021 में मैंने अपना एक कॉलम लिखा था वाशिंगटन पोस्ट में। मैंने ये लिखा था, बाकायदा नाम लिया था, मैंने लिखा था जनरल फैज़ हमीद का। उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो सदारती निज़ाम इमरान खान साहब के साथ मिलकर लाना चाहता है। ख़ुद वो आर्मी चीफ़ बनना चाहता है और पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाना चाहता है। तो हामिद मीर साहब ने बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जो अपने करीबी दोस्त अहबाब थे उनके साथ जब बात करते थे फैज़ हमीद साहब बाकायदा ये कहते थे कि मैं 30 साल तक कहीं नहीं जा रहा, 30 साल तक मैं यहाँ पे ही हूँ। तो देखें, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि नवंबर या दिसंबर 2022 में, जो 23 में होने थे इलेक्शन, फिर 24 में हुए, उनकी ये ख्वाहिश थी कि 2022 में दोबारा मिड टर्म इलेक्शन करवा दिए जाएं और इमरान खान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी दिलाई जाए। उसके बाद मुल्क पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफज कर दिया जाए। ख़ुद वो आर्मी चीफ़ बनना चाहते थे। ये हामिद मीर साहब का आज का इंकशाफ है। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि PTI और पीपल्स पार्टी आपस में मफाहमत कर लें, तो ये दोनों जो हैं वो आपस में सेटअप कर लें ताकि हालात दुरुस्त हो जाएं और बेहतरी की जानब मुल्क की सियासत जो है चल पड़े। लेकिन खान साहब इस पे एग्री नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास जब फैज़ मीर साहब जाते थे, असल में उन्होंने जो लुबे लबाब है हामिद मीर साहब का, उन्होंने ये बताया, खुलासा ये है कि ये सबको गोलियाँ ही दे रहे थे। ये लहदा किसी को सर दर्द की गोली दे रहे थे, किसी को नींद आवर गोली दे रहे थे, किसी को जनाब ताकत की गोली दे रहे थे, दे सबको गोलियां रहे थे। अपनी जगह वो ठीक कर रहे थे, अपनी कुर्सी मजबूत करना चाहते थे, बाकी सब के साथ हाथ ही कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म अभी जो इमरान खान है इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, 5 साल तक इसको इस्तेमाल करना है, 5-6 साल, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बना दें पाकिस्तान का। तो पीपल्स पार्टी कहती है वो ठीक है बना दें। तो ज़रदारी साहब, उसने कहा शर्त यह है कि ज़रदारी साहब को बैरून मुल्क भेज दें। पूछा गया कि कैसे, तो जवाब दिया जैसे मियाँ नवाज शरीफ को भेजा है, यानी प्लेट लिस्ट का बहाना बनाए, क्लच प्लेटें धुआँ मार गए, ज़रदारी साहब बाहर चले जाएँ, बिलावल भुट्टो के रास्ते की रुकावट ज़रदारी साहब हैं, तो बिलावल भुट्टो को मैं वज़ीर आज़म बना दूँगा। तो नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है और इस पे हैरानगी भी है कि देखें किस तरह के काम होते हैं पाकिस्तान में, किस तरह वज़ीर आज़म बनाना होता है पाकिस्तानी कौम ने। तो वज़ीर आज़म कौन कह रहा है उस वक़्त के DGISI, ये अहमद मीर साहब का इंकशाफ है। अगर ऐसा ये उन्होंने जो कहा है ये दुरुस्त है तो फिर बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है पाकिस्तान की कि फ़ैसले बंद कमरों में किए जाते हैं। अवाम पाकिस्तानी 8 फरवरी को आपने देखा इलेक्शन में किसको सिलेक्ट किया, 9 फरवरी को देखो तो फार्म 47 आ गया, पहले फार्म 45 के तहत तहरीक इंसाफ जीती, 47 के तहत किसी और की हुकूमत बना दी गई। तो ये बहुत लम्हा फ़िक्र है पाकिस्तान की सियासत और सियासतदानों के लिए, तो ये बहुत बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया है। अच्छा नाज़रीन इकराम, आपको पता है, अब बात करते हैं कि साबिक़ गवर्नर ज़ुबैर, आपको पता है उमर, वो मुस्लिम लीग नून के साथ उनका तल्लक था, तर्जमान थे बकायदा, जो इस वक्त मैडम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहब हैं उनके तर्जमान भी थे। फिर वक्त आया कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया और अभी थोड़ी अरसा हुआ है उनको मुस्लिम लीग नून से अलहदा हुए, मुस्लिम लीग नून को छोड़े हुए। ये असद उमर साहब के भाई हैं जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। असद उमर साहब आजकल वो आराम कर रहे हैं, सियासत से किनारा कशी किए हुए हैं। अब उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फ़ैसला कर लिया। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुकम्मल राब्ता है और उन्होंने बाकायदा अतर काज़मी साहब से गुफ्तगू करते हुए भी ये कहा कि बिल्कुल इस वक्त जो सही दुरुस्त समत पे चल रही है वो तहरीक इंसाफ है, वाद पार्टी है। इस वक्त मौजूदा हालात में अगर देखें तो वाद पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बिल्कुल दुरुस्त समत पर चल रही है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने की ख्वाहिश रखता हूँ, मेरी ख्वाहिश है मैं तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लूँ। तो अनकरीब नाज़रीन इकराम आपको पता चलेगा कि जो ज़ुबैर उमर साहब हैं, असद उमर साहब के बड़े भाई, साबिक़ गवर्नर सिंध, तर्जमान साबिक़ मरीम नवाज़ साहबा, वो बाकायदा तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके बकौल को इस वक्त जो असल हकीकी मानों में सियासत कर रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ कर रही है। तहरीक इंसाफ वह जमात है जिसकी सियासत जो है वो दुरुस्त समत पर चल रही है। तो ये बड़ी बात है कि एक साबिक़ गवर्नर हों और जिनका तल्लक मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत लंबा अरसा तक रहा हो, मुस्लिम लीग नून की तर्जमानी के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देते रहे हों और वो कह रहे हों कि तहरीक इंसाफ इस वक्त दुरुस्त समत पर चल रही है, वाद पाकिस्तान की जमात है। इस मौजूदा हालात में वो कौन सी है, तहरीक इंसाफ। और उन्होंने ये बात बाकायदा वाज़ह कर दिया कि मैं तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहा हूँ, मेरा तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुकम्मल राब्ता है। तो नाज़रीन इकराम, जहाँ पे देखें अगर तो शामिल हो रहे हैं साबिक़ गवर्नर या दीगर कदवर शख्सियात की ये ख्वाहिश है और PTI छोड़ने वालों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। उन हालात में जिस तरह वो PTI छोड़ के गए, कुछ रोते रहे, कुछ हंसते रहे, कुछ मजाक करते रहे और कुछ खानसा पे इल्ज़ाम तराशियाँ भी करते रहे, सारे वो PTI का हिस्सा थे। लेकिन अच्छा हुआ, बेहतर हुआ कि PTI उन गंदे अंडों से साफ़ हो गई जो मफाद परस्त थे, मतलब परस्त थे, सिर्फ़ अपने मफादात को तरजीह देते थे, मौका मिलते ही वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे। उनका वतीरा हमेशा माजी में भी यही रहा है कि वो कभी एक तरफ लौटा कभी दूसरी तरफ लौटा, बल्कि लोटे को भी इन्होंने बदनाम कर दिया। लोटा भी किसी एक वाशरूम में पड़ा रहता है, उसी में वो टूट जाता है, दूसरे वाशरूम में उसको ना कोई ले के जाता है। अब कभी सुना है कि लोटा चुरा के कोई ले गया दूसरे वाशरूम के लिए? नहीं, लोटा इनसे बेहतर है जो ये पार्टियाँ बदलते हैं आए रोज़। लोटा एक वाशरूम में अपनी ज़िंदगी बसर कर देता है। तो नाज़रीन इकराम, जहाँ पे कुछ लोग तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते जा रहे हैं, वहीं पे तहरीक इंसाफ के अपने भी कुछ इस्तीफ़े आए हैं, कल बड़े इस्तीफ़े आए हैं। आपको पता है कि पंजाब के सदर थे तहरीक इंसाफ के अहमद अज़हर साहब और लाहौर के सदर थे चौधरी असगर साहब।
इसी तरह चौधरी असगर साहब ने बाकायदा लाहौर सदारत से, तहरीक इंसाफ की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया और साथ ही उन्होंने तहरीक इंसाफ को उन्होंने अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया, तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। इसी तरह जो जनरल सेक्रेटरी थे तहरीक इंसाफ के लाहौर के, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। महाद अज़हर साहब जो सदर थे पंजाब के तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया और साथ उन्होंने ये लिखा है कि मैं पार्टी के साथ था, साथ हूँ और साथ ही रहूँगा। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि मैं इस ओहदे पर बैठने के बावजूद मेरी रसाई जो है वो खान साहब तक नहीं थी, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि जब मेरी मुलाकात नहीं हो रही वहाँ से क्या पैगाम रसानी होती है, दुरुस्त आती है, गलत आती है, लिहाजा मैं इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं साथ ही चलूँगा तहरीक इंसाफ के, लेकिन एक कारकुन होने के नाते एक आम वर्कर की हैसियत से काम करता रहूँगा। तो नाज़रीन इकराम, अगर देखें ग्रुपिंग लाबी तो है, क्योंकि उनको दुख ये पहुँचा है जो चौधरी असगर ने इस्तीफ़ा दिया, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, क्योंकि उनको बार बार ये कहा जा रहा था कि इनको तब्दील करें, तो उन्होंने डिसहार्ट होकर इस्तीफ़ा दे दिया। तो महाद अज़हर साहब ने इस वजह से कि उन्होंने इनको नामज़द किया था और उनका ये कहना था कि 2-3 माह उन्होंने जेल भी काटी है, उसके बावजूद इन हालात में जो है चौधरी असगर बेहतरीन खिदमत कर रहे थे, बेहतरीन तहरीक इंसाफ का काम कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूँ नाज़रीन इकराम, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया लेकिन पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, वाबस्ता रहेंगे। तो ये सोचना चाहिए तहरीक इंसाफ को भी। पहले भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, कबूल नहीं किया गया, और अब भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उमर अयूब का जवाब आ गया कि नहीं, आपने खान साहब के साथ बहुत अच्छा सलूक किया है, उनके साथ आपने उनकी खिदमत की है, पार्टी की भी खिदमत की है, उनके साथ आप भरपूर उनका साथ दिया खान साहब का, हम आपका इस्तीफ़ा कबूल नहीं करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये सिलसिला चल रहा है, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, लेकिन देखें आगे आगे होता है कि आज के लिए इतने। दोबारा नए मुल्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का। अल्लाह हाफ़िज़।